नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, जिसके 5 पार्ट हमने पूरे कर लिए। आज छठा पार्ट शुरू कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मानव में जो वहन होता है उसको हमने कंप्लीट किया था, जिसमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है, किस प्रकार से रक्त दाब होता है, कितना उसका मान होता है, किस से मापा जाता है। उसके बाद में पादपों के अंदर है परिवहन पढ़ा था, जिसमें जाइलम और फ्लोएम ऊतक के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो अपना अगला जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन उत्सर्जन क्या होता है? सबसे पहले अपने प्रश्न ये बनता है कि उत्सर्जन क्या होता है। तो हमारे अंदर जो जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उन क्रियाओं के द्वारा हमारे अंदर कुछ नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। हमारे अंदर मेटाबॉलिक क्रिया द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर रह नहीं सकते हैं। अगर रहेंगे तो कोई ना कोई रोग उत्पन्न करेंगे। तो इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट हानिकारक पदार्थों को शरीर से क्या करना? बाहर निकालना। शरीर से बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो उत्सर्जन की डेफिनेशन क्या होगी कि हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक क्रिया है, उस मेटाबॉलिक क्रिया के द्वारा कई नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। उन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, हमारी बॉडी से रिलीज करना ही क्या कहलाता है? आपका उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब उत्सर्जन के आधार पर है वो अपन देखें तो एक तो अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है, एक यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, एक यूरिक अम्ल है उनका उत्सर्जन किया जाता है। यूरिक अम्ल है। तो इसके आधार पर अपन देखते हैं अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनोटेलिक, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरियोटेलिक, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले यूरिकोटेलिक। ठीक है, तो ये अलग अलग इनके नाम होते हैं। अपने ज़्यादा डिटेल नहीं है अपने, तो यहाँ ध्यान रख लेना। जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव जैसे मछली वगैरह। ठीक है, जलीय जीव होते हैं आपके, मछली ये होते हैं। यूरिक अम्ल है उसका आपके स्तनधारी जितने भी प्राणी होते हैं, स्तनधारी जिसमें हम भी आ जाते हैं, तो हम यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिक अम्ल है उसका उत्सर्जन है इंसेक्ट यानी कीट वगैरह, पक्षी, ये है इनका यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये आपको छोटी सी कहानी याद रखनी है कि यूरिया का स्तनधारी, हम लोग जो मानव है, ठीक है ना, स्तनधारी जितने भी है वो सारे मैमल्स जितने भी है यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कीट और पक्षी करते हैं, और अमोनिया का उत्सर्जन जलीय प्राणी करते हैं, क्योंकि अधिक जल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है अमोनिया को उत्सर्जन करने के लिए, ज़्यादा जल की। तो ज़्यादा जल की आवश्यकता होने के कारण जलीय प्राणी में होता है। इसमें क्या होती है? इसमें बहुत कम जल की आवश्यकता होती है, और अपने अंदर है वो बीच का सा सिस्टम रहता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने प्रकार का। अब अपन पढ़ते हैं मानव उत्सर्जन। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र, देखो मानव उत्सर्जन तंत्र जैसे अपने मानव पाचन तंत्र पढ़ा, मानव श्वसन तंत्र पढ़ा, मानव का जो हृदय है वो पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ने से पहले उसका डायग्राम आना चाहिए। अपने पेपर में जो डायग्राम है वो इम्पोर्टेंट है। पहले आपके जैसे पाचन तंत्र का इम्पोर्टेंट है, श्वसन फेफड़ों वाला इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में आपका हृदय वाला इम्पोर्टेंट है, और ये उत्सर्जन तंत्र वाला भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखने की बात है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं अपन पहले। तो डायग्राम मैं बनाता हूँ, देखो ये आपका मैंने किडनी बनाई है दाईं, और बाईं किडनी इससे थोड़ी सी ऊपर होती है। इधर बना देता हूँ मैं थोड़ा खुला।
ये आपका मूत्राशय और नीचे ये मूत्र मार्ग बन जाएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम। यहाँ से देखें अपन तो इधर मैं एक बना रहा हूँ महाधमनी और यहाँ बना रहा हूँ मैं महाशिरा। ये तो मैंने बना देता हूँ महाधमनी इस टाइप से, और ये महाशिरा। ये महाधमनी बना देता हूँ, इससे ये वृक्क की एक नलिका जुड़ जाएगी और ये एक इधर से जुड़ जाएगी, एक इधर से जोड़ देता हूँ। इसको इस टाइप से लाइनिंग कर देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। ये महाधमनी वाला भाग है, इस टाइप से ये वृक्क से जुड़ी रहती है। और जो शिरा है वो भी क्या होती है, इससे जुड़ी रहती है वृक्क से। इधर एक जोड़ देता हूँ, इधर ये जो खुली वाली दिखाई दे रही है वो कौन है, महाधमनी। तो इसको ये अपने इसके ऊपर पाई जाती है अपने एड्रिनल ग्रंथि। क्या पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। अपना बायां वृक्क थोड़ा नीचे झुका होता है, दायां वृक्क सॉरी, और बायां थोड़ा ऊपर रहता है। तो ये अपने अपन लिख सकते हैं इसको बायां वृक्क, बायां वृक्क। वृक्क बोल दो, किडनी बोल दो, ठीक है, गुर्दा बोल दो, एक ही बात है। ये आपकी मूत्र नलिका हो गई, मूत्र वाहिका बोल दो, मूत्र वाहिका। कौन सी है ये, बाईं साइड के, तो बाईं मूत्र वाहिका। ये हो गया मूत्राशय, मूत्राशय। और ये होता है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। ठीक है, मुख्यतः 4 भाग होते हैं उत्सर्जन तंत्र में। फिर ये आ जाता है महाधमनी, महाधमनी। ये होगी आपकी बाईं वृक्क धमनी, बाईं साइड की होगी बाईं वृक्क धमनी। और दाईं साइड वाली ये कौन सी होगी, दाईं वृक्क धमनी, दाईं वृक्क धमनी। ये हो गई महाशिरा, महाशिरा। ये दाईं साइड वाले हो गई, तो इसको बोल देंगे दाईं वृक्क शिरा। और ये बाईं साइड वाले होगी, तो ये हो जाएगी बाईं वृक्क शिरा। ठीक है, ये आ गया। ये आपका वृक्क आ गया कौन सा, दायां वृक्क। ये मूत्रवाहिनी आ गई, मूत्रवाहिका कौन सी, दाईं। मूत्र नलिका बोल दो, मूत्रवाहिका बोल दो, मूत्रवाहिका। मूत्राशय एक ही होता है, मूत्र मार्ग एक होता है। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम है मानव उत्सर्जन तंत्र का। मानव उत्सर्जन तंत्र का जिसमें अपने एक जोड़ी तो क्या होते हैं, वृक्क होते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में अपने मुख्यतया 4 भाग होते हैं, वृक्क, दूसरा मूत्र वाहिका, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। तो ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी। ये भी एक जोड़ी होती है, ये सिंगल होते हैं, एक होते हैं। ठीक है, तो एक अपने दोनों साइड में वृक्क होते हैं, दायां और बायां एक जोड़ी वृक्क हो गए। ये जो रक्त की सप्लाई करती है महाधमनी और महाशिराएं होगी, इनसे ये बाईं साइड की बाईं वृक्क धमनी हो गई, दाईं साइड की दाईं वृक्क, जो मैंने ये अंदर लाइनें खींची है वो।
और ये महाशिरा हो गई इस साइड वाली, तो बाईं वृक्कशिरा हो गई, इस साइड वाली दाईं वृक्कशिरा हो गई। इनके ऊपर ये एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, इनसे जो नलिकाएं निकलती है इनको मूत्र नलिका या मूत्रवाहिकाएं बोलते हैं। बाईं साइड वाली बाईं मूत्रवाहिका, दाईं मूत्रवाहिका। ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये मूत्राशय होता है और ये मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, तो ये अपने डायग्राम होता है। ये जो मैंने बताया वही भाग होता है इसमें। ठीक है, अब अपन बात करें इसका जो किडनी है, गुर्दा है, यही बता देता हूँ मैं। जो अपने किडनी होती है, गुर्दा होता है, इसका जो ये भाग होता है यहाँ पास वाला, इसको बोलते हैं अपन कोर्टेक्स भाग। क्या बोलते हैं? कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स होता है आपका, कोर्टेक्स पार्ट बोलते हैं इस भाग को। और ये बीच में जो वाला भाग है इसको अपन बोलते हैं मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला। मेडुला भाग बोलते हैं। इस टाइप से ये किडनी सेम के बीज के आकार की होती है, एक जोड़ी होती है इनकी। तो ये डायग्राम आपको आने लगे, पूरी संरचना देख ली। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखो, उत्सर्जन, शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं से बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जैसे यूरिया, आपने बताया ना, मैंने कहा उपापचय क्रियाएं, जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, उन मेटाबॉलिक क्रियाओं के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, कौन से? नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। ये सारे नाइट्रोजन होते हैं इसमें। यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, इन लवण, इनको बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन तंत्र को निम्नलिखित भाग होते हैं। अपन ने डायग्राम बनाया अभी, उसको पढ़ लेते हैं। तो वृक्क होता है एक, तो क्या होता है? वृक्क। दूसरा मूत्र वाहिनी, मूत्रवाहिका या मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। सबसे पहले लेते हैं वृक्क। मानव में एक जोड़ी वृक्क होता है। मानव में एक जोड़ी क्या होता है? वृक्क होता है, जो सेम के बीज के आकार का होता है। कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का। मानव में एक जोड़ी वृक्क होता है जो सेम के बीज के आकार का होता है। सेम का बीज इस प्रकार से होता है आपका, इस वृक्क के जैसे। ये रीढ़ की हड्डी, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों ओर लगे रहते हैं। ये जो किडनी होती है हमारे, दोनों ओर स्थित होते हैं। दायां वृक्क बाएं की अपेक्षा कुछ नीचे होता है। दायां थोड़ा सा नीचे होता है, बायां ऊपर होता है। मूत्रवाहिनी, उसके बाद में 2 नंबर पर जो नलिका है, मूत्र नलिका, मूत्रवाहिका बोल दो। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र है, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में आता है, तो ये मूत्रवाहिनी हो गई। मूत्राशय, यह एक खोखला और लचीला अंग होता है। इसका कार्य मूत्र को भंडारण करना है। जैसे मूत्र बनता जाता है, इस मूत्राशय में क्या होता जाता है? इकट्ठा होता जाता है। और इसकी भंडारण क्षमता है 300 से 800 ml तक होती है। 300 से लेकर 800 ml तक ये मूत्र को क्या कर सकता है? इकट्ठा कर सकता है। उसके बाद में आता है मूत्र मार्ग। वह नलिका जिससे मूत्र को बाहर निकाला जाता है, मूत्र को बाहर निकाला जाता है, उसको मूत्र मार्ग कहते हैं। महिलाओं में इसकी लंबाई कितनी होती है? 4 सेमी। मूत्र मार्ग की लंबाई 4 सेमी होती है। और पुरुषों में इसकी लंबाई कितनी होती है? 20 सेमी होती है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ संरचना थी, वो अपन ने देख लिया। और ये जो मैंने डायग्राम आपको बताया वो हो गया मानव में जो उत्सर्जन तंत्र है उसका नामांकित चित्र है। तो ये परीक्षा में डायग्राम है, 4 है। इसमें अपने पाचन तंत्र का, हृदय का, श्वसन फेफड़ों वाला और एक ये उत्सर्जन वाला है। इसके अलावा एक नेफ्रॉन वाला हो रहेगा। 4 में 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर ये आपकी महाशिरा हो गई, इधर महाधमनी हो गई, ये बाईं वृक्क धमनी हो गई, ये बायां वृक्क हो गया, ये बाईं वृक्क शिरा हो गई, ये बाईं मूत्रवाहिनी हो गई। ऐसे ही ये महाशिरा हो गई, दाईं वृक्क शिरा हो गई, ये दाईं वृक्क धमनी हो गई, ये दायां वृक्क हो गया, ये दाईं मूत्रवाहिनी हो गई, ये मूत्राशय हो गया और ये मूत्र मार्ग हो गया। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया वृक्क के अंदर। अब आगे पढ़ेंगे अपन इसको, ये डायग्राम अपन ने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र का जो आगे का पार्ट है वो है अपने नेफ्रॉन। जिसको बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं वृक्काणु, नेफ्रॉन या वृक्काणु। देखो, जो अपना किडनी, गुर्दा बोल दो या वृक्क बोल दो, उसके अंदर छोटी छोटी असंख्य नलिकाएं पाई जाती है। या अपन कहें कि हमारे वृक्क की जो संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, वो क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन या वृक्काणु। ठीक है,
वृक्क के अंदर छोटी छोटी असंख्य नलिकाएं पाई जाती है जिसको हम क्या कहेंगे, वृकाणु या नेफ्रॉन बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को जो ये वृकाणु है आपका, इसका डायग्राम आना चाहिए। वृकाणु या इसका नेफ्रॉन का क्या आना चाहिए, डायग्राम। तो अपन इसको डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। इसके डायग्राम के लिए अपन बनाते हैं इसका ये भाग। ठीक है, इस भाग को अपन बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलेंगे, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका आएगी। समीपस्थ कुंडलित नलिका के बाद में ये यू आकार की एक आकृति पाई जाएगी जिसको अपन हेनले लूप कहेंगे। क्या कहेंगे, हेनले लूप। हेनले लूप के बाद में ये आपका भाग आ जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका। कौन सा भाग आ जाएगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इस दूरस्थ कुंडलित नलिका में अनेक छोटी छोटी नलिकाएं, या इसको अपन यूँ कहेंगे ये भाग चौड़ा होके और अनेक नलिकाओं में बट जाता है जिसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। अपन क्या बोलेंगे इसको, संग्राहक नलिका। ठीक है, और जो ये हेनले लूप होता है इसके चारों रक्त नलिकाओं का जाल होता है। यहाँ पर केशिका गुच्छ होता है, ये आपके यहाँ से एक नलिका आती है जिसको बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही धमनी। ये अभिवाही धमनी हो गई। और ये यहाँ से जो निकलने वाली होती है ये तो चौड़ी होगी आकार में, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ इसका। ये आकार में इससे चौड़ी होती है और यहाँ से निकलने वाली वापस है वो धमनी है आपकी, वो पतली होती है जिसको बोलते हैं अपन अपवाही धमनी। क्या बोलेंगे इसको, अपवाही धमनी। ठीक है, ये धमनी जाके और इसके चारों ओर इस टाइप से रक्त कोशिकाओं का जाल बना लेती है। रक्त कोशिकाओं का इस टाइप से जाल बना हुआ होता है। ठीक है, चारों तरफ इस टाइप से रक्त कोशिकाओं का जाल बना रहता है इसके। इसको बोलते हैं अपन, ये जो आपको प्यालेनुमा आकृति दिख रही है इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। ये जो अंदर दिख रहा है आपको ये है केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो नलिका दिख रही है आपको इसके पास वाली, इसको बोलते हैं अपन समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं इसको, समीपस्थ कुंडलित नलिका। शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीसीटी। और ये दिख रही है आपको, ये होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या होती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये जो ग्रंथि, ये नलिका होती है वो होती है संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। ठीक है, और इस जो यू आकार की आकृति होती है इसको बोलते हैं हेनले लूप, हेनले लूप। तो ये इस प्रकार से अपना नेफ्रॉन वृकाणु है, तो उसका डायग्राम होता है, आपको बनाना है। पर आपके किताब में थोड़ा सा अलग टाइप का दे रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, आप इस टाइप से बना देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये केशिका गुच्छ हो गया, इसको अपन ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये प्यालेनुमा आकृति बोमेन संपुट हो गया। यहाँ से आने वाली अभिवाही धमनी, ये रक्त वापस जाने वाली अपवाही धमनी, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये संग्राहक नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका का ये भाग जो यू आकार का होगा इसको हेनले लूप कहते हैं। इसके चारों रक्त कोशिकाओं का, यहाँ पे रक्त कोशिकाओं का जाल चारों तरफ से लिपटा रहता है इस टाइप से। ठीक है ना,
इस टाइप से रक्त कोशिकाओं का जाल चारों तरफ से लिपटा रहता है इसके। ये रक्त कोशिकाओं क्या इसके चारों जाल रहता है, ठीक है। ये और ये हेनले लूप हो गया आपका, समझ आ गया डायग्राम। अब इसके अपन देखें, इसके तो 3 भाग होते हैं, 2 भाग पढ़ते हैं वैसे अपन। नेफ्रॉन है, इसकी संरचना को देखें तो इसकी संरचना में अपन 2 भाग पढ़ेंगे। क्या इसकी संरचना में अपन पढ़ेंगे, एक तो मेलपिगी कोष, मेलपिगी कोष, और दूसरा होता है अपना स्रावी नलिका, स्रावी नलिका। मेलपिगी कोष में अपन 2 भाग पढ़ेंगे, एक तो बोमेन संपुट, और दूसरा केशिका गुच्छ या जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं अपन, ग्लोमेरुलस। और यहाँ आ जाती है आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसके बाद में आ जाती है आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका, और तीसरी आ जाती है संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका, ठीक है। तो अपन बात करें बोमन संपुट की, तो एक प्यालेनुमा आकृति होती है, कैसी? प्यालेनुमा। प्यालेनुमा आकृति होती है, उसको बोलते हैं हम बोमेन संपुट। और ये कोशिकाओं का गुच्छ होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा बना होता है, जिसको बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस, ठीक है। जो अपन डायग्राम देखा है इसमें ये जो संरचना दिखती है आपको, ये प्यालेनुमा, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसके अंदर ये कोशिकाओं का गुच्छ है, इन कोशिकाओं के गुच्छ को अपन केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। यहाँ आने वाली धमनी अभिवाही धमनी और जाने वाली क्या होगी? अपवाही धमनी। ये हेनले लूप हो गया, समीपस्थ कुंडलित नलिका होगी, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपन, देखो इसके पीडीएफ वाले भाग में। देखो वृक्क के अंदर असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें वृकाणु या अपन नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? वृकाणु या नेफ्रॉन। ये वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। फिर आता है अपना वृकाणु, नेफ्रॉन का डायग्राम जो अभी अपन ने बनाया है। ये धमनी आ गई आपकी, मोटी धमनी होती है अभिवाही, और ये निकलने वाली बाहर अपवाही। इस टाइप से इसके चारों ओर समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप के चारों ओर ये रक्त कोशिकाओं का जाल हो जाता है। ये रक्त कोशिकाएं होती है, यहाँ से निकलती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, जिसको पीसीटी बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका इसको डीसीटी बोलते हैं। और ये हेनले लूप हो गया, ये प्यालेनुमा आकृति होगी, बोमेन संपुट, इसके अंदर ये केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, और ये कौन सी नलिका होगी? संग्राहक नलिका, ठीक है। ये डायग्राम बनाना। अब है इससे की क्रियाविधि देखो, क्रियाविधि नहीं, इसकी संरचना। नेफ्रॉन की संरचना में 2 भाग होते हैं, एक तो मेलपिगी कोष और दूसरा स्रावी नलिकाएं। मेलपिगी जो कोष है इसमें एक प्यालेनुमा जो संरचना होती है उसको बोमेन संपुट बोलते हैं, और रुधिर कोशिकाओं के गुच्छे को ग्लोमेरुलस कहते हैं। सिंपल सी बात है। और स्रावी जो नलिका होती है इसमें 3 भाग होते हैं, एक समीपस्थ कुंडलित नलिका, एक हेनले लूप और एक दूरस्थ कुंडलित नलिका या संग्राहक नलिका भी कह देते हैं अपन। आगे एक संग्राहक नलिका। हेनले के लूप के चारों ओर रुधिर कोशिकाओं का जाल रहता है तथा वृकाणु का अंतिम भाग है चौड़ी गुहा वाली एक संग्राहक नलिका में खुल जाता है। अंतिम भाग है वो संग्राहक नलिका। अब तो 3 भाग पढ़ लिए अपने, स्रावी नलिका में समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। अब चलते हैं अपने वापस पहले। तो ये डायग्राम हो गया और ये इसका सेकंड पार्ट हो गया, जिसमें यहाँ संग्राहक नलिका की जगह हेनले लूप भी है, एक हेनले लूप है अपना। समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गई, हेनले लूप हो गया, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और अंतिम सिरा इसका चौड़ा होता है वो संग्राहक नलिका। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। चलते हैं आगे। देखो आगे अपन चले तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है मूत्र की क्रियाविधि, मूत्र निर्माण की
क्रियाविधि। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है। याद रखना आपको, कितने चरणों में अपन इसको इजी वे में पढ़ें तो 3 चरणों में। सबसे पहले होता है वो 1 नंबर पे होता है आपका प्रानिस्यंदन। प्रानिस्यंदन, प्रानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं जिसको, प्रानिस्यंदन। प्रानिस्यंदन में क्या होता है देखो, समझो आप। देखो यहां से ये ब्लड आएगा इस धमनी से, इस धमनी से जो ब्लड है वो आएगा। इसमें क्या देखो, इसका भाग चौड़ा है तो यहाँ से रक्त है वो ज़्यादा आएगा, और इधर से निकल क्या होगा, अपवाई से कम निकलेगा। इधर से आएगा ज़्यादा, निकलेगा कम। तो यहाँ इस गुच्छ जो केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस है, इस पर रक्त का क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ने के कारण यहाँ से जो है प्रोटीन और जो कोशिका है, रक्त कोशिका है, इनको छोड़ के बाकी क्या सारे पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, जल है, खनिज लवण है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये यहाँ से छान लिए जाते हैं या छन जाते हैं अपने यूं के। तो इसको ही बोलते हैं अपन क्या बोलेंगे उसको, प्रानिस्यंदन। समझोगे? प्रानिस्यंदन में क्या होता है, ये आपका बोमेन संपुट है, और इस बोमेन संपुट में से यहाँ ये केशिका गुच्छ है, और केशिका गुच्छ है, और ये आपकी यहाँ से आने वाली धमनी तो ये मोटी होगी, कौन सी, अभिवाही, और ये कौन सी है, निकलने वाली अफवाही, ये पतली है। तो यहाँ रक्त है ज़्यादा आएगा, समझ गए ना, रक्त ज़्यादा आएगा और निकलेगा क्या, कम आएगा, ज़्यादा निकलेगा कम। तो यहाँ रक्त का क्या बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। रक्त का क्या बढ़ जाएगा, दाब बढ़ेगा। जब रक्त का दाब बढ़ेगा तो यहाँ से क्या हो गए, छान लिए जाएंगे। तो इसमें से क्या छनता है, प्रोटीन और रक्त कोशिका को छोड़कर, रक्त कोशिका है उसको छोड़कर है शेष पदार्थ, जैसे आपका ग्लूकोज है, ठीक है, अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल, जल, लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सारे छान लिए जाते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, छान लिए जाते हैं। ये सारे इनको छोड़ के और ये छान लिए जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रानिस्यंदन। सबसे पहला चरण ये होता है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में, ठीक है। तो ये क्रिया होती कहाँ है, बोमेन संपुट और आपके ग्लोमेरुलस इस भाग में। दूसरा होता है, इसका जो चरण होता है वो होता है चयनित पुनः अवशोषण। चयनित पुनः अवशोषण। अब यहाँ छानने के बाद में जो जब रक्त छाना जाता है तो इसमें से ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, जल है, कई लवण है, ये हमारे वो काम पे होते हैं, ये इनसे छान लिए जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं। तो ये अगर बाहर शरीर से ऐसे जाते रहेंगे तो फिर क्या होगा, शरीर में इन तत्वों की कमी आ जाएगी। तो इनका क्या होता है, चयनित पुनः अवशोषण होता है। वो कहाँ होता है, वो होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। समीपस्थ कुंडलित नलिका में, समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले लूप है, इसके चारों ओर क्या होता है, रक्त कोशिकाओं का, ये आपके रक्त कोशिकाओं क्या होता है, रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। यहाँ पे जैसे अपन डायग्राम के माध्यम से देखें तो यहाँ पे देखो, इसके चारों रक्त कोशिकाओं का जाल है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले लूप, इनके चारों रक्त कोशिकाओं का जाल है। तो यहाँ आने के बाद में इनमें प्राशन में अंतर के कारण है, रक्त में से ये पदार्थ हैं, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, जल है, आवश्यक लवण है, इनको क्या कर लिया जाता है, वापस अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपन चयनित पुनः अवशोषण। चयनित तो क्योंकि चुन चुन के पदार्थों का अवशोषण हो रहा है, इसलिए इसका नाम आ गया चयनित पुनः अवशोषण। कहाँ होता है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले लूप में, इनके चारों रक्त कोशिकाओं का जाल होता है, जहाँ से ये आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, जल है, लवण है, इनको वापस क्या कर लेते हैं,
अवशोषित कर लेते हैं, इसको बोलते हैं चयनित पुनः अवशोषण। और तीसरी जो प्रक्रिया होती है अपनी वो होती है श्रावण की। क्या होती है? श्रावण, सीक्रेशन। श्रावण होता है वो आपका दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। कहाँ होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिका में। दूरस्थ समीपस्थ में इनका चयनित पुनः अवशोषण होने के बाद में यूरिया है, यूरिक अम्ल है, कई हानिकारक लवण होते हैं, वो कहाँ आ जाते हैं? इस दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा उनका क्या हो जाता है? श्रावण हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा ये इनके साथ थोड़ी जल की मात्रा होके ये कहाँ इकट्ठे होते जाते हैं? संग्राहक नलिका में। संग्राहक नलिका में। और संग्राहक नलिका से ये कहाँ भेज दिए जाते हैं बाद में? मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय, मूत्र मार्ग के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के चरण संपन्न होते हैं। ठीक है, जिसको पीडीएफ के माध्यम से हम देख सकते हैं। ये आपके मूत्र निर्माण की क्रियाविधि है। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। चयनात्मक पुनः अवशोषण और श्रावण। प्राणिसंदन जो मैंने बात आपको बताई समझाई है, वही बातें हो रही है। प्राणिसंदन में क्या होता है? अभिवाही धमनी जो आ रही है पहले शुरुआत में द्वारा रुधिर प्रवेश करता है। इतना रुधिर अपवाही धमनी द्वारा बाहर नहीं निकलता है, इतना बाहर नहीं निकलेगा, जिससे यहाँ रुधिर का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। अत्यधिक रुधिर दाब के कारण रुधिर कोशिकाएं और प्रोटीन को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ के, और रुधिर का अधिकांश जैसे जल है, लवण है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल आदि होते हैं, ये छान लिए जाते हैं। इनको बोलते हैं प्राणिसंदन। दूसरा जो अपना भाग है वो है चयनात्मक पुनः अवशोषण। इस प्रक्रिया में क्षनित द्रव्य वृकाणु की समीपस्थ कुंडलित नलिका में आता है। इस भाग में रुधिर कोशिकाओं का क्या होता है? जाल होता है, जो क्षनित में से लाभदायक पदार्थ जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है, जल है, इनकी मात्रा को अवशोषित करके पुनः रुधिर में पहुंचा दिया जाता है वापस, वो रुधिर कोशिकाएं, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। ठीक है। और अगली आती है अपने श्रावण की प्रक्रिया। क्या आती है? श्रावण। इसमें क्या होता है? दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में श्रावण की प्रक्रिया होती है, दूरस्थ डीसीटी में। यहाँ वृकाणु वृक नलिकाओं में यूरिया है, यूरिक अम्ल है, कुछ जल और हानिकारक लवण रह जाते हैं। यही मूत्र कहलाता है। ये भाग क्या कहलाएगा? मूत्र कहलाएगा। और इन्हें संग्राहक नलिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से ये मूत्र है, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय और मूत्रवारक से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या? मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए, या नेफ्रॉन की संरचना का चित्र बनाइए, या आपके उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए। तो 4-5 तो इसमें चित्र हो गए, ये भाग हो गए, इनको आपको ढंग से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। अब इसके छोटे छोटे पार्ट है। देखो, मूत्र बनने के मात्रा का नियमन। मूत्र बनने की मात्रा प्रमुख रूप से पुनः अवशोषण पर निर्भर करती है। 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? तो पुनः अवशोषण पर। पुनः अवशोषण कम होता है, ज़्यादा होता है, उस पर निर्भर करेगा। पुनः अवशोषण पर निर्भर करती है। ठीक है। कैसे? जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल हो, जब अपनी बॉडी में जल ज़्यादा हो, पानी अपन खूब पी रहे हैं, तब एक बड़ी मात्रा में तनु मूत्र का उत्सर्जन होता है। कौन से मूत्र का उत्सर्जन होता है? तनु मूत्र। आपके मूत्र है तनु मूत्र। तथा पुनः अवशोषण कम होता है। उस दौरान पुनः अवशोषण क्या होगा? कम होगा। यदि शरीर में ऊतकों में जल की मात्रा, पानी कम है, शरीर के अंदर पानी कम पिया अपन ने, ज्यादा पिया है तो मूत्र तनु उत्पन्न होगा, अवशोषण पुनः अवशोषण कम हो गया। अगर पानी कम है बॉडी के अंदर, ऊतकों में कम होता है, तब सांद्र मूत्र का उत्सर्जन होता है हमारी बॉडी में, और पुनः अवशोषण भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जब मूत्र में घुलनशील उत्सर्जक जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तब उत्सर्जन के लिए जल की अधिक आवश्यकता होती है। पानी अधिक चाहिए, हमारी बॉडी में हानिकारक पदार्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है आपके। ये सामान्य सी बातें हैं। उसके बाद में अपना जो किडनी है, उसका प्रमुख कार्य क्या है? किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? तो किडनी का अपना मुख्य कार्य है तो प्राशन नियमन करना। हमारी बॉडी के अंदर प्राशन नियमन का कार्य है। ठीक है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में अंदर जल और लवणों की एक अनुकूल सांद्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। हमारे अंदर है जल की एक निश्चित सांद्रता, वो बनी रहनी चाहिए, जिसे अपन बोलते हैं प्राशन नियमन। और दूसरा है जल की सांद्रता को बनाए रखना, जल की सांद्रता को बनाए रखना। ठीक है। जल की सांद्रता को बनाए रखने का काम भी ये करता है। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में है आपके इन तत्वों का होना आवश्यक है। और मूत्र निर्माण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है आपको ढंग से समझ के और पूरा करना होता है। ठीक है।
तो वृक्क के मुख्य जो कार्य हैं वो क्या है? प्राशन नियमन का। प्रत्येक प्राणी के शरीर के अंदर जल और लवणों की एक अनुकूलतम सांद्रता बनाए रखने का काम होता है, उसको बोलते हैं प्राशन नियमन, जो काम हमारी किडनी करती है। और दूसरा होता है जल की सांद्रता को बनाए रखना। हमारी बॉडी के अंदर जल है, उसकी सांद्रता को कितनी सांद्रता रखनी है उसको बनाए रखती है। और एक प्राशन नियमन का काम है, वो भी हमारी किडनी करती है। ठीक है, अब इसकी जो अगली हेडिंग है वो देखो, अगली हेडिंग देखेंगे अपन, वो है आपका कृत्रिम वृक्क। कृत्रिम वृक्क या अपने हेडिंग है अपोहन। कृत्रिम वृक्क या अपोहन क्या होता है? देखो, अपोहन क्या होता है? डायलिसिस। डायलिसिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है ना, डायलिसिस नाम सुना होगा। अपन किसे कहते हैं? आपके एक नंबर का सीधा प्रश्न पूछ सकता है। तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति की किडनी है वो संक्रमित हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है, या उसमें जो ब्लड की सप्लाई है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपकी किडनी है वो काम करना बंद कर देती है, वृक्क है वो काम करना बंद कर देता है। तो क्या किया जाता है? तो फिर अपन कृत्रिम विधि से और उसमें से जो शरीर रुधिर के अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहन। संक्रमण या फिर चोट, आघात, ठीक है, या रुधिर का प्रवाह है कम होने से क्या हो जाता है? कम होने से वृक्क, कृत्रिम वृक्क से कम होने से कृत्रिम वृक्क से नाइट्रोजनी जो अपशिष्ट पदार्थ है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को बाहर निकालना, अपशिष्ट है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? आपका अपोहन कहलाता है। समझ गए ना? संक्रमण, चोट या आघात या रुधिर का प्रवाह कम होने से किडनी है काम करना बंद कर देता है। उस दौरान कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को ब्लड से या रुधिर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? आपके अपोहन कहलाता है, या कृत्रिम ये वृक्क कहलाता है। समझ गए? ये तो सिंपल 6 की भाषा होगी। अब ये काम कैसे करता है? काम कैसे करता है? इसकी क्रिया विधि कैसे होती है? तो इसकी क्रिया विधि को मैं आपको डायग्राम द्वारा समझा दूंगा कि जैसे ये मनुष्य का हाथ है मान लो, ठीक है, यहाँ से ये धमनी और इधर से ये यहाँ पे जाली बनी होती है। डायग्राम अब मैं रफली बना रहा हूँ ऐसे। इन जालियों के थ्रू यहाँ पे एक पाइप लगी रहती है जिसमें अपोहन की ताज़ा बनी अपोहन की बोतल होती है, और यहाँ एक बोतल लगी रहती है आपकी जो अपशिष्ट द्रव आता है, वो अपशिष्ट द्रव है यहाँ से इस बोतल के थ्रू नाइट्रोजन अपशिष्ट, इसमें ताज़ा अपोहन होता है, द्रव होता है अपोहन का, अपोहन द्रव है ताज़ा बना। और ये जो नलिकाएँ होती है यहाँ इधर सिरा के थ्रू इसमें वापस शरीर में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पंप लगाते हैं जो ब्लड को आगे सप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें ताज़ा बना द्रव होता है, अपोहन द्रव है, और ये यूरिया युक्त जिसमें अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया अपनी बॉडी में उत्सर्जित होता है, तो यूरिया युक्त द्रव इसमें भर दिया जाता है अलग। तो क्या होता है कि जैसे ही धमनी, ये तो क्या हो गई धमनी, और ये क्या हो गई सिरा, ठीक है, तो धमनी के द्वारा रक्त जैसे इस नलिकाओं में आता है, ये अर्धपारगम्य झिल्लीयुक्त नलिकाएं होती है, इनमें आता है, तो इनमें प्राशन सांद्रता इसकी समान होती है। प्राशन सांद्रता रक्त के जैसी होती है इस अपोहन द्रव की, ठीक है, प्राशन दाब उतना ही होता है। तो यहाँ से आने के कारण जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो इससे अपोहन इस द्रव में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, ये इस नलिकाओं के थ्रू, और ये अलग इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और वापस जो शुद्ध रक्त होता है उसको वापस से मतलब नाइट्रोजन अपशिष्ट करने के बाद में जो रक्त बचा उसको वापस शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया होती है। लेकिन इसकी मुख्य बात क्या है कि इसमें पुनः अवशोषण नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पुनः अवशोषण नहीं होता है इसमें, पुनः अवशोषण नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ध्यान रखना। अपोहन की क्रिया में पुनः अवशोषण नहीं होता है। बाकी तो काम सारा जैसे अपने नॉर्मल करती है वैसे करती है, लेकिन इनमें पुनः अवशोषण की प्रक्रिया नहीं होती है आपके। तो ये अपोहन हो गया आपका। देखो
अपोहन या कृत्रिम वृक्क भी बोलते हैं इसको। जब कभी वृक्क में संक्रमण या आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह से वृक्क की क्रियाशीलता कम हो जाती है। कारण कैसे, चोट लग जाए या कोई संक्रमण हो जाए या आपके रुधिर का प्रवाह कम हो जाए तो इनमें क्रियाशीलता कम हो जाएगी। तो कृत्रिम वृक्क द्वारा जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है उनको रुधिर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, अपोहन कहलाता है। ये तो बात हो गई। तो अपोहन की प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से काम करते हैं, तो इसका मैं डायग्राम बता देता हूँ आपको। ये डायग्राम है, ये सेरा का मारा गया, ये धमनी का मारा गया, यहाँ से ब्लड आएगा, ये आपके चयनित पारगम्य झिल्ली से बनी नलिका है, ये ताज़ा अपोहन का ताज़ा विलयन होता है और यहाँ अपोहन के बाद का विलयन होता है यूरिया संबंधित। तो जैसे यहाँ से ब्लड आएगा तो कैसे प्रक्रिया होती है पूरी देखो। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य स्तर वाली नलिकाओं से बनी होती है। ये नलिकाएं बनी होती है, ये नलिकाएं अपोहन द्रव्य से भरी टंकी में लगी रहती है। ये नलिकाएं दिख रही है आपको, ये अपोहन के इस द्रव्य में नलिकाएं लगी रहती है। ये सारी नलिकाएं जितने भी अपोहन द्रव्य के। अब क्या होता है देखो, इस द्रव्य का प्राशन दाब रुधिर के जितना ही होता है। इसका प्राशन दाब मैंने बताया था रुधिर जितना ही होता है, लेकिन अपोहन द्रव्य में नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं, वहाँ नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होंगे। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं के द्वारा, रोगी का जो रुधिर है इन नलिकाओं के द्वारा कहाँ छोड़ा जाता है, प्रवाहित किया जाता है, जिससे रुधिर में अपशिष्ट विसरण विधि द्वारा अपोहन द्रव्य में आ जाते हैं। रुधिर कहाँ आ जाएंगे, अपोहन द्रव्य में, और शुद्ध रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। ये पूरे वृक्क के समान है, इंपॉर्टेंट बात, वृक्क के समान है, लेकिन इसमें कोई पुनः अवशोषण नहीं होता, पुनः अवशोषण नहीं होगा। फिर एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर रक्त है, बार बार छन्ने की जो लीटर देखें तो 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, लेकिन एक दिन में उत्सर्जित जो मूत्र का आयतन है वो वास्तव में 1 लीटर या 2 लीटर ही होता है। शेष वापस नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित हो जाता है। तो वृक्क के अंदर पुनः अवशोषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन इसके अंदर जो अपोहन की प्रक्रिया में पुनः अवशोषण नहीं होता है। तो यहाँ से जैसे ये रक्त आएगा यहाँ, तो ये नलिकाएं हैं, इनका अप्राशन दाब है रुधिर के जितना ही होता है, लेकिन नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते हैं। वो नलिकाएं विलयन में डूबी रहती हैं। जैसे रक्त आएगा तो विसरण विधि द्वारा जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है इस नलिकाओं में आ जाएगा, इस नलिका के थ्रू बाहर निकल जाएगा, और जो वापस रक्त है बिना नाइट्रोजन युक्त यौगिकों वाला वो पंपित कर दिया जाता है बॉडी में। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें पुनः निस्यंदन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट, आप याद कर लेना, ठीक है। ये इसके बाद में आता है पादपों में उत्सर्जन। तो यही बता देता हूँ, पादपों में उत्सर्जन में अपन देखते हैं कि पादप है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो वो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और श्वसन के दौरान वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो आप ऑक्सीजन बनाते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनका गैसों का आदान प्रदान होता है, ये अपशिष्ट हो गए उसके लिए, तो उनका आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। इसके अलावा पादप में अत्यधिक जल की मात्रा हो जाती है, तो उनको भी वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पादप क्या करता है, बाहर निकालता है। इसके अलावा पादपों में कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे गोंद है, लेटेक्स है, टेनिन है, रेजिन है, इनका सीक्रेशन भी होता है, तो इनको भी ये शरीर से बाहर निकालता है कि नहीं। ये पादपों में उत्सर्जन की सामान्य सी कहानी है। तो देखो, पादपों में 2 अपशिष्ट पदार्थ जैसे ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के समय, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के समय बनते हैं। पादपों में इन पदार्थों का निष्कासन किसके द्वारा, गैसों का आदान प्रदान कौन करते हैं, हमने को पता है कौन करते हैं, रंध्र। पादपों में अधिक मात्रा में जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा रंध्रों से होकर वायुमंडल में चला जाता है। जो आपके अधिक जल होता है, एक्स्ट्रा जल है, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा चला। इसके अलावा पादप में उपापेचीय क्रियाओं से कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ भिन्न भिन्न रूपों में पादपों में भिन्न भिन्न अंगों में इकट्ठे होते हैं, जैसे रेजिन है, गोंद है, लेटेक्स है, टेनिन है, ये इनका भी पादप है ये से बाहर निकाल देते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थों का पादप मृदा में भी निष्कासन कर देते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका पादप क्या कर देते हैं, मिट्टी में भी क्या कर देते हैं, उनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आपकी कोई क्यूरीज है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, और मैंने तो मेरी तरफ से इसको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब आपको अभ्यास करना पड़ेगा, अगर आप अभ्यास करोगे तो आपको अच्छे से ज़रूर समझ आए। ओके, ऑल द बेस्ट।